कि आप सब पिछले 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर चुके होंगे, उन्हें प्रिपेयर करके बैठ चुके होंगे और बोर्ड वाले क्वेश्चन, नीट वाले क्वेश्चन कर चुके होंगे, क्योंकि मैं दोनों आपको भेज चुका हूं और उनके डाउट भी डिस्कस हो चुके हैं। आज हम थर्ड लेसन तरफ जा रहे हैं जिसका नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। आपका जो पहली यूनिट है उसमें 4 लेसन हैं, हमारे पहले 2 पूरे हो गए और थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको शुरू करने के साथ साथ मैं आपको चाय ऑफर कर रहा हूँ। आप सब चाय मेरी तरफ से घर पे पी लें, मैं भी पी रहा हूँ और आप भी पढ़ते पढ़ते पीते रहें, काम रुकना नहीं चाहिए और चाय भी चलती रहनी चाहिए। मेरी तरफ से आपको चाय ऑफर हो रही है और आप मम्मी से बोलो, बहन से बोलो या पापा से बोल सकते हो, तो खुश हो जाएंगे मेरा बच्चा पढ़ रहा है। अब लेकिन एक बात आप हमेशा अभी गड़बड़ कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। हमारे वे बच्चे जो यूट्यूब पर चैनल को क्लास ले रहे हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, सब्सक्राइब करने से अगर आपको तब करें जब आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट और एक्सप्लेनेशन बढ़िया लग रही हो, समझ में आ रहा हो, जो आपकी जरूरत पूरी हो रही तब आप करें। करें जरूर, उससे हमें फायदा होता है और फायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग डेवलप होती है, पढ़ाने में और मजा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अब इसके बाद हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन तो आप जानेंगे, द प्रोसेस टू मल्टीप्लाई द नंबर। ये 3 बार हम पढ़ चुके हैं। हमने पहले से पढ़ा, दूसरे में पढ़ा और थर्ड में बोल रहा हूं कि रिप्रोडक्शन क्या है। द प्रोसेस टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब उसके बाद अब हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और हम पता है कि ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल मम्मी पापा अलग अलग हैं। भले ही हम भगवान जी से पूजा करते हैं, बोलते हैं तुम्हें माता तुम्हें पिता, तुम्हें माता तुम्हें पिता हो, ऐसे बोलते हैं, लेकिन सच्चाई में ह्यूमन में मेल और फीमेल मम्मी पापा अलग अलग हैं, या तो मम्मी है या पापा है, एक इंसान दोनों नहीं हो सकता। तो ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है, विविपेरस है, बच्चों को बर्थ करता है, तो यूनिसेक्सुअल होना है और यंग वंस को बर्थ करता है। एंड ओनली देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसी तरह का कोई और एसेक्सुअल नहीं होता। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या है। देखिए, वो कोई भी ऑर्गन जो गैमेट्स बनाता हो, जो गैमेट बनाता हो, सेक्स हार्मोन बनाता हो, वो सेक्स ऑर्गन है। हमारा कोई भी ऑर्गन, जो ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऑर्गन, हालांकि फिक्स है, कोई भी वर्ड बोल रहा हूं, वो ऑर्गन जो हमारे में गैमेट्स बनाता है, सेक्स हार्मोन बनाता है, वो हमारे सेक्स ऑर्गन हैं। लेकिन वे सभी ऑर्गन विच आर कंसर्न टू द गैमेट फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेक्स ऑर्गन भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले ऑर्गन भी आते हैं, गैमेट ट्रांसपोर्ट करते हैं, या जहां पर डेवलपमेंट होता है और ग्लैंड्स वगैरह सबको मिलाकर बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आपको क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं। गैमेट फॉर्मिंग, गैमेट ट्रांसपोर्टिंग एंड डेवलपिंग साइड प्रोवाइड करने वाले ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म। किस ओरिजिनेट होता है? मीजोडर्म से। आपको याद है कि हार्ट और मसल मीजोडर्म से बनी थी, एलिमेंट्री कैनाल एंडर्म से बनी थी, नर्वस सिस्टम एक्डर्म से बना था, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है मीजोडर्म से।
तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ओरिजिन में मीजोडर्मल है, इससे बनेगा, मीजोडर्म से बनेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हम डिवाइड कर दो कैटेगरी में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने डिवाइड किए दो कैटेगरी में, उनको हम क्या क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा एसेसरी, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो हमने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिवाइड किया दो कैटेगरी में, जिनको नाम दिया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन। इनमें डिफरेंस क्या है और क्या है? देखिए, ऐसा कोई भी ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट्स, प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट बनाते हैं, गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन। तो ऐसा ऑर्गन जो गैमेट बनाता है, सेक्स हार्मोन बनाता है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और मेल में टेस्टिस हैं और फीमेल में ओवरी है। तो मेल का टेस्टिस, जो उसके टेस्टिस हैं, वो उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल में जो ओवरी हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। लेकिन अब एसेसरी क्या है? देखिए, वे ऑर्गन जो पैसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड पैसेज फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, डेवलपिंग साइट, जहां डेवलपमेंट होगा वो साइट प्रोवाइड, डेवलपिंग साइट को प्रोवाइड करते हैं, डेवलपिंग साइट एंड ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स ये सारे एसेसरी होते हैं, ये डक्ट की फॉर्म में होते हैं या उस साइट की फॉर्म में होते हैं जहां रिप्रोडक्शन होता है, या डिफरेंट टाइप रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, चाहे वो मेल की ग्लैंड चाहे फीमेल की हो। फीमेल की मेमोरी ग्लैंड भी एसेसरी ऑर्गन की फॉर्म में होती हैं। तो ये सब मिलके डेवलपमेंट में और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। तो अभी तक का रिकैप मैं दोबारा कर रहा हूं। तो क्या है कि अगर हम बात, रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस टू मल्टीप्लाई द नंबर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ह्यूमन only reproduced by sexual reproduction, and it is unisexual and viviparous. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका ओरिजिन हमारा मीजोडर्म से हुआ है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम डिवाइड किया दो कैटेगरी में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी में टेस्टिस ओवरी आते हैं, और इनका काम क्या है? इनका काम है गैमेट्स प्रोड्यूस करना और सेक्स हार्मोन को बनाना। और एसेसरी सेक्स ऑर्गन बाकी सारे काम ट्रांसपोर्ट कराएंगे, उनको स्टोरेज साइट प्रोवाइड कराएंगे, डेवलपमेंट साइट प्रोवाइड करेंगे, और डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप सिक्रीशन बनाएंगी। वो सब मिलके एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। तो प्राइमरी और एसेसरी आप क्लियर हो गया, दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए। प्राइमरी में एग्जांपल टेस्टिस ओवरी है। अब सेकेंडरी में मैन की बात करूं, ह्यूमन की मेल की बात करूं, तो उसमें वास्ट डिफरेंस है। ये सब मिलके एसेसरी सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, वेजाइना है, एक्शन जेंटेलिया है, और मेमोरी ग्लैंड्स हैं। ये सब मिलके एसेसरी ऑर्गन बनाती हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या बात? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर,
सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ये क्या है? देखिए, आप जब जाते हो या कहीं भी देखो, आप मेल और फीमेल को अलग पहचान लेते हो। आप कहते हो आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, भैया नमस्ते, दीदी नमस्ते, आप ऐसे बोलते हो क्योंकि आप पहचान लेते हो ये भैया हैं, ये दीदी हैं, ये अंकल हैं, आंटी हैं। हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वो कभी कोई केस ऐसा मिल जाता है जहां पर आप कहते हो पहचान कौन, वो कभी कभी ऐसा होता है। उसकी बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, वो आगे की बात है। फिलहाल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर वे करेक्टर हैं जिनके बेस पर हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिनके बेस पर मम्मी और सॉरी मेल और फीमेल को पहचानते हैं कि मेल है फीमेल है, उन करेक्टर को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ठीक है। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं वो मेल और फीमेल को पहचानने में हमें मदद करते हैं, उन्हीं बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट होता है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को डेवलप कराते हैं। दे आर कंसर्न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ठीक है। तो सेक्स हार्मोन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं मेल की, ह्यूमन मेल की बात करूं, तो मेल में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है, और इसी की वजह से मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बनेंगे और फीमेल में एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, और इसी की वजह से फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बनते हैं। तो जब आप कहते हो कि पहचान कौन, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन इन हार्मोन के डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसकी वजह से परफेक्टली हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल कुछ कुछ फीमेल दिखाई पड़ रहा है और फीमेल कुछ कुछ मेल दिखाई पड़ रही है, तो हार्मोन का घोटाला है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये दो हार्मोन हैं जिन्हें बोलते हैं सेक्स हार्मोन, और यही हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाते हैं। अब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से हैं? देखिए, बियर्ड, दाढ़ी, मस्टैक, मूंछ, हैवी वॉइस, एडम्स एप्पल जो गले में होता है उभरा हुआ, मेल में होता है, फीमेल नहीं होता। और ये मैं बताया था, ये थायराइड कार्टिलेज होता है इसके ऊपर, लेरिंक्स के ऊपर, वो बल्ज आउट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल हो गया, हैवी वॉइस हो गई, और स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर, लो पिच साउंड, लो पिच, ये भी हम डिस्कस कर चुके। तो ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, इन्हीं को आप देखते हो और इन्हीं बेस बोलते हो भैया, अंकल, बाबा जी, इन कैरेक्टर देख के हम बोलते हैं। ऐसी जो फीमेल है उसमें ब्रेस्ट, नो एडम एप्पल, एडम्स एप्पल नहीं होगा, फीमेल नहीं होता। हाई पिच वॉइस, फीमेल की वॉइस हाई पिच होती है, हाई पिच वॉइस, और हैवी पेल्विस मेल के मुकाबले फीमेल का हैवी होता है, ज्यादा मसल्स होती हैं, हिप पर ज्यादा मसल्स होती हैं, हिप ब्रॉड होता है, और क्या, तो ये पॉइंट हैं इनके बेस पर। और लगभग ऑलमोस्ट नो फेशियल हेयर, दाढ़ी मूछ नहीं होंगी, फेशियल हेयर नहीं होंगे, तो नो फेशियल हेयर, ऑलमोस्ट नो लिख दो में, नो फेशियल हेयर। तो इन कैरेक्टर को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इनकी वजह से कैरेक्टर बने हैं, मेल में इसकी वजह से कैरेक्टर बने हैं,
और अगर ये हार्मोन कम होगा तो इन कैरेक्टर का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। अगर मेल में कम बन रहा है तो ये ज्यादा डेवलप नहीं होंगे और उसकी जो पर्सन है फेमाइन फिजिक जो बॉडी है वो लगभग फेमाइन हो जाएगी, स्त्री जैसी हो जाएगी। और अगर फीमेल में ये हार्मोन कम बने तो इनका डेवलपमेंट कम होगा। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गए। और हार्मोन कौन से जिम्मेदार हैं पता चल गए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन 2 ही हार्मोन हैं। और अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी बात करेंगे। पहले मेल पढ़ेंगे फिर फीमेल पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस होते हैं, उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट होती हैं, पेनिस होता है। ये सब मिलके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि शुरू के 2 महीने जहां डेवलपमेंट होता है, एवरी फीटस डेवलप इन अर्लियर लाइफ एज ए फीमेल। शुरू में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका पहला डेवलपमेंट फीमेल की फॉर्म में होता है। लगभग 8 से 10 वीक के बीच तक फीमेल की तरह डेवलपमेंट होता है। मेल बन रहा है तो भी फीमेल की तरह बन रहा है, शुरुआत फीमेल की तरह होती है। ऐसा क्यों? जो वाई क्रोमोसोम है मेल का, जो मेल बनाता है, वो 8 से 10 हफ्ते बाद ही फंक्शन होता है, तब जाके मेल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इज आइडेंटिकल, और वो इतना आइडेंटिकल है कि वो फीमेल जैसा है, ठीक है। बाद में 2 महीने 2.5 महीने बाद 2 महीने बाद अंतर आना शुरू होता है। लड़का लड़की का अंतर 2 महीने बाद होता है, शुरू में सब लड़कियां हैं। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वाई क्रोमोसोम becomes functional after 8 to 10 weeks of the development. इससे पहले एक्स क्रोमोसोम में फंक्शन रहता है। तो फीमेल तो एक्स एक्स रहेगा, तो वहां तो एक्स ही है, और मेल में एक्स वाई है, और वाई काम नहीं करता तो एक्स काम करता रहेगा, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहला ऑर्गन टेस्टिस है। पहला ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। देखिए टेस्टिस और टेस्टिस, IS भी हो सकता है, ES भी हो सकता है। मैंने लिखा टेस्टिस और मैंने लिखा यहाँ पे आई, तो टेस्टिस होता, ये डिफरेंस सिंगुलर प्लूरल का है। टेस्टिस प्लूरल होते हैं, एक ज्यादा 2 होते हैं, एक ज्यादा होते हैं, और जो टेस्टिस वो सिंगुलर होता है। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, टेस्टिस एक होता और टेस्टिस दोनों की हम बात करें तो टेस्टिस। तो ये मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं। दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन मेल, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो टेस्टिस हैं दीज आर ओवल। ये आप डेटा याद रखिए, इसमें ओवल होते हैं, शेप ओवल है। क्या शेप है? ओवल है। और लेंथ, लंबाई की बात करूं मैं, जो लेंथ है टेस्टिस की वो 4 से 5 सेंटीमीटर है, 4 to 5 सेंटीमीटर। तो 1 टेस्टिस लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं विड्थ की बात करूं, 2 से 3 विड्थ, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ह्यूमन टेस्टिस आर ओवल, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। और जो टेस्टिस हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बट मोस्ट ऑफ मैमल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। बड़ा पॉइंट है, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी कैविटी, प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के बाहर हैं। हमारे सारे विश्व ऑर्गन हमारे बॉडी कैविटी में है, लेकिन टेस्टिस बॉडी कैविटी से बाहर हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन 2
बैग लाइक और पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। तो बॉडी कैविटी के बाहर टेस्टिस जो प्रेजेंट हैं वो स्क्रोटम में है। क्या कहते हैं? स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक और टेस्टिकुलर सैक, टेस्टिकुलर सैक। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं जो पॉकेट लाइक हैं या बैग लाइक हैं, बॉडी कैविटी से बाहर हैं। सभी मैमल्स में, ज्यादातर मैमल्स में ऐसा है, लेकिन सभी मैमल में ऐसा नहीं है। एलिफेंट में जो टेस्टिस हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। जो एक्वेटिक मैमल्स हैं ज्यादातर उनमें भी टेस्टिस बॉडी कैविटी के अंदर हैं, लेकिन जो आप एनिमल देखते हैं गाय, भैंस, गधे, घोड़े, कुत्ते, इन सब में बॉडी कैविटी के बाहर ही हैं। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो पैक्ड हैं, रखे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। जो एब्डोमिनल कैविटी का ही फोल्ड से बने हैं, जो स्क्रोटम हैं, दे आर प्रेजेंट, दे आर फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। उसी का पार्ट है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसी के फोल्डिंग से ये स्क्रोटम बना है। क्लियर? और मैं ये बता दूं आपको, जो स्क्रोटम है इनकी फॉर्मेशन 12th वीक में होती है, 12वें सप्ताह में होती है। जब 3 महीने पूरे होने को होते हैं तब स्क्रोटम बनता है, उससे पहले स्क्रोटम नहीं होता। और अगर हम 12th वीक पर, 12th वीक पूरा होने पर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें स्क्रोटम विजिबल दिख जाते हैं। और इसी के बेस पर डॉक्टर सेक्स डिटेक्ट करते हैं, और कोई तरीका नहीं है अल्ट्रासाउंड से। तो अगर 12वें वीक के बाद अल्ट्रासाउंड करा के कोई सेक्स डिटेक्ट कराता है तो डॉक्टर उसमें क्या देखता है? स्क्रोटम देखता है। अगर उसे अल्ट्रासाउंड में स्क्रोटम दिखाई पड़ रहा है तो कहेगा मेल है, और नहीं दिखाई पड़ रहा फीमेल है। लेकिन लीगल ये क्राइम है, ऐसा नहीं करा सकते हम। मैं तो बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। पर हाँ, अगर किसी वजह से इसे डिटेक्ट करना पड़े तो स्क्रोटम को हम 13th वीक में देख सकते हैं, यानी 80 से 90 दिन के बीच में डेवलपमेंट पूरा हो जाता है इनका। और इसलिए डॉक्टर कहता है कि भाई आप 12th वीक के बाद आना, 3 महीने पूरे होने के बाद आना, तब हम पता लगा पाएंगे। तो वो क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि स्क्रोटम तभी बन पाएंगे। तो स्क्रोटम आर द पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, उसी के फोल्डिंग से बने हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसे समझेंगे आप। ये स्क्रोटम है, दिस वन इज स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है। और शुरू के, मैं और बता दूं आपको, बड़ी बड़ी बातें सुनने को समझने को मिलेंगी यहाँ पे। जो टेस्टिस हैं वो डेवलप होते हैं बॉडी कैविटी के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस अकर्स इनसाइड द बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर होगा। 7th मंथ में वो बॉडी कैविटी से डिसेंड होंगे स्क्रोटम। कहां डिसेंड होंगे? स्क्रोटम डिसेंड होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस अकर इनसाइड द बॉडी कैविटी, डेवलप इनसाइड बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में डेवलप होते हैं और फिर डिसेंड होते हैं स्क्रोटम में 7th मंथ में। जब 7 महीने होने को पूरे 7 महीने चल रहा होता है तो ये टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड होने शुरू हो जाते हैं, और 7 मंथ पूरा होते होते दे डिसेंड इन द स्क्रोटम। ये मैंने स्क्रोटम है, इसमें आ जाते हैं स्क्रोटम। तो शुरू में स्क्रोटम ब्लैंक खाली होता है, एम्प्टी होता है, इसमें टेस्टिस नहीं होते। जब बनता है तो उस टाइम नहीं होते, 7th मंथ में वो डिसेंड होते हैं। अब ये टेस्टिस हैं, दीज आर टेस्टिस। जो बॉडी कैविटी में दिखा रहा हूं मैं टेस्टिस हैं, ये 2 टेस्टिस हैं जो कहां बन रहे हैं? बॉडी कैविटी में बन रहे होते हैं। ठीक है? और इनको आना है स्क्रोटम में।
जिस रास्ते से आएंगे इसका नाम है इनग्विनल कैनाल। ये है इनग्विनल कैनाल, इसका नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो टेस्टिस बॉडी कैविटी में बन रहे हैं और कहाँ आना है उनको? स्क्रोटम में आना है। कौन से महीने में आएंगे? 7th मंथ में आएंगे। और जो हार्मोन रेस्पॉन्स को डिसेंड कराने के लिए उसका नाम है FSH। ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस। इस हार्मोन की वजह से 7th मंथ में टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटम में आएंगे। और जो रास्ता है, जो इनग्विनल कैनाल है, ये कैनाल स्क्रोटम को और बॉडी कैविटी को जोड़ती है। अब जो टेस्टिस हैं इनके साथ एक फाइब्रस कोड रस्सी जुड़ी होती है जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। ये है स्पर्मेटिक कोड। ये टेस्टिस है और ये है स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, इस संबंध से पहले की बात कर रहा हूं, टेस्टिस बन गए। अब जब FSH हार्मोन का लेवल बढ़ता है संबंध में, तो एक कोड रस्सी ढीली पड़ने लगती है, ढीली लूज होने लगती है। फाइब्रस कोड ढीली पड़ने लगती है और टेस्टिस धीरे धीरे इनग्विनल कैनाल में डिसेंड होने लगते हैं। तो जो स्पर्मेटिक कोड है दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू and by the influence of FSH that become loose, and by its loosening testes begin to descend in the towards the scrotum। इसको जैसे आप अब कुआ आपने देखा नहीं, बस सुना है। पुरानी फिल्म में देखना किसी में, जब कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, रस्सी और फिर रस्सी नीचे छोड़ते हैं, ढीली छोड़ते हैं, बाल्टी नीचे चले जाती है। बिल्कुल यही है। तो बाल्टी तो टेस्टिस हो गए और रस्सी स्पर्मेटिक कोड हो गई। जैसे स्पर्मेटिक कोड ढीली पड़ेगी वैसे वैसे टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड होने शुरू हो जाएंगे और ये डिसेंड होते जा रहे हैं। स्पर्मेटिक कोड इनके साथ हमेशा रहती है। ठीक है, तो डिसेंडिंग स्पर्मेटिक कोड थ्रू होता है, और लूज होंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल जहां इनका पहुंचना वहां पहुंच जाएंगे। स्पर्मेटिक कोड हमेशा जुड़ी रहती है, कभी खत्म नहीं होती। डिसेंड होने के बाद भी स्पर्मेटिक कोड प्रेजेंट रहेगी। तो अब ये टेस्टिस आगे कहां पर? स्क्रोटम में टेस्टिस। ठीक है, और इस टेस्टिस की पोजीशन को फिक्स रखने के लिए, जो टेस्टिस है उसकी पोजीशन को फिक्स रखने के लिए एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड गुबर्निकुलम। उसको हम क्या बोलते हैं? गुबर्निकुलम। तो गुबर्निकुलम एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ये गुबर्निकुलम है, गुबर्निकुलम। और इसका दूसरा नाम है मीजोर्चियम और मीजोर्चियम। और किसका बना हुआ है ये? इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और अब ये जो स्क्रोटम है उसमें टेस्टिस की पोजीशन फिक्स रखेगा और उनको इधर उधर नहीं जाने देगा। इट कीप फिक्स पोजीशन ऑफ द टेस्टिस, टेस्ट की पोजीशन को फिक्स रखता है। और गुबर्निकुलम अपने आप में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसका दूसरा नाम मीजोर्चियम है। अब हम ये भी जान लें कि एक बार टेस्टिस डिसेंड हो गए तो कभी असेंड नहीं होते। ह्यूमन में इन्ग्विनल कैनाल जिंदगी में एक ही बार यूज होती है फॉर डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस। अब अगला क्वेश्चन बनता है, ये टेस्टिस वापस क्या कभी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। दो रीजन हैं। जो इन्ग्विनल कैनाल है उसका साइज उतना रहता है जितना
बर्थ के टाइम पे था। टेस्टिस बड़े हो जाते हैं, साइज छोटा रह गया इसका तो वापस नहीं आए। दूसरा, गुबर्नेकुलम उनकी पोजीशन फिक्स किए हुए है, तो दो रीजन से वापस नहीं जाते। एक तो साइज ऑफ इंग्युइनल कैनाल इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ टेस्टिस। दूसरा, टेस्टिस आर अटैच्ड इन द स्क्रोटम बाय द गुबर्नेकुलम, तो इससे कभी वापस नहीं जाएंगे। स्पर्मेटिकोड का काम एक ही बार ही होता है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनमें टेस्टिस डिसेंड और असेंड जिंदगी भर होते रहते हैं। जैसे रैबिट है, जब उसका ब्रीडिंग सीजन होता है तो टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, और जब ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाता है तो टेस्टिस फिर असेंड हो जाते हैं, फिर बॉडी कैविटी में वापस चले जाते हैं। तो उनकी तो इंग्युइनल कैनाल लगातार यूज होती रहती है, लेकिन ह्यूमन में केवल डिसेंडिंग में यूज होती है, असेंडिंग में यूज नहीं होती। वो कभी असेंडिंग होगा ही नहीं। ठीक है, अब आप एक बात और जानें, अगर किसी वजह से स्पर्मेटिक कोड लूज नहीं होती तो क्या टेस्टिस डिसेंड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, नहीं होंगे। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से कई बार कुछ केसेस में टेस्टिस फेल टू डिसेंड, और डिसेंड नहीं कर पाते और वो बॉडी कैविटी में ही रह जाते हैं। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइडिज्म। So cryptorchidism is the failure of descending of testes. Cryptorchidism ये वो कंडीशन है जिसमें टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाए और वो बॉडी कैविटी में ही रह गए। अब क्या होगा? स्क्रोटम खाली रहेगा, बस वो स्किन का फोल्ड की फॉर्म में रहता है। तो क्या इस कंडीशन में स्पर्म बनेंगे? क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, अगर डिसेंडिंग फेल हो गया, क्रिप्टोरकाइडिज्म कंडीशन अपियर हो गई, तो क्या उस बंदे में स्पर्म बनेंगे? स्पर्मोजेनेसिस होगी? तो आपका दिमाग क्या कह रहा है? आपको लग रहा है डिसेंड तो हुए नहीं, तो फिर क्यों बनेंगे? लेकिन स्पर्म बनेंगे। इन केस ऑफ क्रिप्टोरकाइडिज्म, इफ डिसेंडिंग इज फेल्ड, स्पर्म विल प्रोड्यूस नॉर्मली। स्पर्मोजेनेसिस होता रहेगा, तो फिर डिसेंडिंग की जरूरत क्या है? लेकिन स्पर्म मैच्योर नहीं होंगे। स्पर्म विल नॉट मैच्योर। क्यों? जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके मुकाबले जो टेम्परेचर स्क्रोटम का है वो लगभग 2.5 डिग्री कम है। इस पर मैच्योर होने के लिए जो टेम्परेचर हमें बॉडी कैविटी का है उसे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो जो हमारा टेम्परेचर बॉडी का है उससे स्पर्म बन जाएंगे, लेकिन मैच्योर नहीं होंगे। इसलिए इंसान जो है वो स्टेराइल हो जाएगा, वो फर्टाइल नहीं रहेगा। पर हाँ, स्पर्म बनते रहेंगे, मैच्योर नहीं होंगे, और मैच्योर नहीं होंगे तो फिर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। दे विल नॉट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। इसे बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो ऐसा हो सकता है। अब तो टेक्निक्स हैं, आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपके पास हो सकता है कोई पेशेंट ऐसा आए तो सर्जरी करके हम डिसेंड करा सकते हैं। बाय सर्जरी वी कैन डिसेंड द टेस्टिस। तो पहले तो ऐसा नहीं था, जब से चीजें अब तो बहुत एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। तो जो हो गया सो हो गया। तो भगवान के भरोसे ज्यादा चीजें अब तो कम होती जा रही है, भगवान का भरोसा कम होता जा रहा है। लेकिन हाँ, कोरोना ने फिर याद दिला दिया है कि भगवान से बड़ी, ऊपर वाले से बड़ी, अल्लाह से बड़ी, गॉड से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं है। हम तो चाहे डॉक्टर हो चाहे मास्टर हो, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो उसकी मर्जी से काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। तो मैं ये भी कहता हूं कि पढ़ाई के बीच बीच में आप सुबह शाम थोड़ा अल्लाह को, भगवान गॉड को जरूर याद करें। देखिए, ये सब चीजें हमें बूस्ट अप करती हैं। अगर हम किस शक्ति पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करने के बाद की बात, आप पूरा मेहनत करें, उसके बाद फिर कुछ चीजें ऊपर वाले पर छोड़ दें
चूंकि कई बार मुसीबत में हमारा बड़ा सहारा बनता है और हमें बूस्ट अप देता रहता है, और जब हम कभी निगेटिव होते हैं तो उस टाइम वो हमें सपोर्ट करते हैं कि बेटा की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये भी आपको याद रखें। तो देखिए ये जो सिलेक्शन है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई है, सिस्टमेटिक पढ़ाई है, उसके बाद फिर एडिशनल छोटी छोटी बातें हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। अब तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई, स्पर्मेटिक कोड, क्रिप्टोकाइडिस भी क्लियर हो गया। फेल हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, और वो दिक्कत इस पर बनते रहेंगे, मैच्योर नहीं होंगे। अब तो गुबर्निकुलम का काम टेस्टिस को फिक्स रखना है। जो इन्वुलर कैनाल है उसके थ्रू टेस्टिस डिसेंड होते हैं, और स्पर्मेटिक कोड हमेशा प्रेजेंट रहती है। एक डिसऑर्डर है, बीमारी है, आपने सुना है इनग्विनल हर्निया। इनग्विनल हर्निया कभी कभी जो हमारा इलियम है, इंटेस्टाइन है, वो बहुत फोल्डेड फॉर्म पड़ी होती है, कई बार लूज पड़ जाती है, और उसका कुछ पार्ट जो इन्वुलर कैनाल है इसमें फंस जाता है। इट कॉज सीवियर पेन, इसे हम सीवियर पेन बोलते होता है इससे, और उसको नाम दिया गया इनग्विनल हर्निया। जो हमारे इंटेस्टाइनल लूप है उसका लूज हो जाना हर्निया है, और लूज होने के बाद उसका इनग्विनल कैनाल में फंस जाना इनग्विनल हर्निया है। तो हर्निया तो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, और इनग्विनल हर्निया केवल और केवल मेल में होगा, फीमेल में वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो इनग्विनल कैनाल ही नहीं है, होती नहीं है। तो ये बातें चल रही हैं, उम्मीद है कि आप उसे पकड़ रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है। और अब हम कुछ बात और भी कर लें। देखिए स्क्रोटम में जो कैविटी है ये, इसका एक नाम है वेजाइनल सीलोम। कैविटी ऑफ स्क्रोटम इज कॉल्ड वेजाइनल सीलोम। हालांकि वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, लेकिन यहां पर भी हम वेजाइनल सीलोम वर्ड यूज करते हैं, वेजाइनल सीलोम। तो साफ लिख रहा हूं मैं, कभी कभी जल्दी में हम घसीट मार देते हैं, वेजाइनल सीलोम। ठीक है, तो ये जो कैविटी ऑफ स्क्रोटम उसको वेजाइनल सीलोम बोलते हैं। अब ये भी आपको चल गया कि वापस क्यों नहीं हो सकते, इसका साइज छोटा रहेगा और ये बड़े हो जाएंगे तो वापस नहीं जा सकते। साथ ही साथ जो गुबर्निकुलम है वो उनकी पोजीशन को फिक्स रखने का काम करती है। अब इफ बोथ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, इसमें दो टेस्टिस प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड डायर्चियम। डायर्चियम नॉर्मल कंडीशन है। डायर्चियम इज ए नॉर्मल कंडीशन जिसमें दोनों टेस्टिस दोनों स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक टेस्ट डिसेंड हो गया, या एक बना, एक डेवलप ही नहीं हुआ, एक रह गया, मोनार्चिज्म। इफ टेस्टिस प्रेजेंट इन सिंगल स्क्रोटम एंड अदर इज एम्प्टी, दूसरा खाली है उसमें नहीं है, इट इज कॉल्ड मोनार्चिज्म। डायर्चिज्म बोथ टेस्टिस आर प्रेजेंट, दो टेस्टिस प्रेजेंट हैं। मोनार्चिज्म में एक प्रेजेंट है, और अगर दोनों ही टेस्टिस नहीं है स्क्रोटम में, it is called anarchism. Anarchism are disorder. Diarchism is the normal condition. और क्रिप्टोकाइडिस में आप क्लियर हो गया कि टेस्ट डिसेंट होने से फेल हो गए। अब जो इनग्विनल कैनाल है, देखिए इसी इनग्विनल कैनाल के साथ साथ यहां पर ब्लड वेसल्स पहुंचते, टेस्टिस ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल, ये बना रहा हूं मैं, ब्लड वेसल, ब्लड यानी आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो इनग्विनल कैनाल में स्पर्मेटिक कोड के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, आर्टरी प्रेजेंट है, और आर्टरी है तो वेन भी है, वेन भी होती है। ये हो गई वेन, वेन प्रेजेंट हो गई। तो तीन चीजें हो गई, स्पर्मेटिक कोड, आर्टरी और वेन। एक स्पर्मेटिक कोड, एक आर्टरी और वेन, और इसी से पास होती है वास डिफरेंस। यहां पर वास डिफरेंस भी है, यह है वास डिफरेंस, वास
डिफरेंस, ठीक है। और इसी के साथ नर्व प्रेजेंट, नर्व होती है, नर्व, ये नर्व हो गई। तो क्वेश्चन बन गया कि स्पर्मेटिक कोड के साथ साथ कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, या इन्विनल कैनाल में को क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटिक कोड होती है, स्पर्मेटिक कोड के साथ साथ आर्टरी प्रेजेंट होती है, वेन प्रेजेंट होती है, नर्व प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंट होती है वास डिफरेंस। तो 5 स्ट्रक्चर का बंच बन गया है। तो जैसे कई सारे तार एक साथ जाते हो तो आप उनको एक साथ बांध देते हो ताकि वो इधर डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर ना फैलें, है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर एक साथ इनविनल कैनाल में प्रेजेंट रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें अभी समझ में आ गई हैं। मैं एक बार फिर रिकैप कर रहा हूं, कहां से शुरू किया था। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, फिर हमने कहा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या हैं, फिर मैंने कहा सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें टेस्टिस की बात कर रहे हैं, उनके साइज की बात कर ली, उनके शेप की बात कर ली, उनका डेवलपमेंट कहाँ होता है इसकी बात कर ली, और फिर वो डिसेंड होकर कहाँ पहुंचे इसकी बात कर ली। और नॉर्मली वो प्रेजेंट रहते हैं स्क्रोटम में। अब मुझे बताना है कि भाई ये बॉडी के में क्यों नहीं रहे, वहां तो प्रोटेक्टेड रहते, वो तो पैक्ड एरिया है, ये स्क्रोटम में क्यों आए। व्हाट इज द नीड टू डिसेंड ऑफ द टेस्टिस, क्यों जरूरत पड़ी नीचे आने की। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि स्पर्म को मैच्योर होने के लिए बॉडी कैविटी के मुकाबले कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और स्क्रोटम में वो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम रहता है, इसलिए डिसेंड हुए। और 2 मसल्स प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में, जिनका नाम है, आप याद है, क्रीमेस्टर मसल्स। नाम है क्रीमेस्टर मसल्स, क्रीमेस्टर मसल, जो स्ट्राइड मसल हैं, एंड डार्टोस मसल्स, डार्टोस मसल। ये मसल्स हैं जो स्क्रोटम में टेम्परेचर को रेगुलेट कराने में हेल्प करती हैं। दीज आर हेल्पफुल टू रेगुलेट टेम्परेचर इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में टेम्परेचर को रेगुलेट कराने में हेल्प करती हैं। अब ऐसे में क्या है कि मसल्स टेम्परेचर को रेगुलेट करा देती हैं। तो ऐसा में कुछ नहीं है, केवल याद रखो, समझो, तो ध्यान सुनो, जब सर्दी होती है और आग लगी जल रही होती है तो आप हाथ आग की तरफ ले जाते हो, ऐसे ले जाते हो, और जब हाथ गर्म तो वापस ले आते हो, बस ऐसे करते हैं। तो ठंडे हुए तो पास में गर्म तो वापस ले आए। टेम्परेचर आग का तो उतना रहता है, फायर तो उतना टेम्परेचर रखती है अपना, वो हमारे टेम्परेचर कम, हमें कम ज्यादा करने के लिए हम आगे पीछे करते रहते हैं। तो ये मसल्स जब सर्दी होती है और टेम्परेचर स्क्रोटम कम हो जाता है, तो एक कॉन्टैक्ट होकर टेस्टिस को बॉडी कैविटी के पास ले जाती है, और वहां पर टेम्परेचर उन्हें मिलता है बॉडी कैविटी से, आपको हाथ शेकिंग मिल रहा है। तो ये मसल कॉन्टैक्ट होकर विंटर में कॉन्टैक्ट होती हैं, सर्दी में कॉन्टैक्ट होती हैं, और टेस्टिस को कहां ले जाएंगे, बॉडी कैविटी के पास ले जाएंगी। और जो बॉडी कैविटी है उसका टेम्परेचर हमेशा 98.4 फारेनहाइट रहता है, तो वहां से कुछ गर्मी की मिलती रहेगी, और जो टेम्परेचर कम हो गया था वो नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास आ जाएगा। तो सर्दियों में तो ये मसल कॉन्टैक्ट होके टेस्टिस कहां ले जाती हैं, क्लोज टू बॉडी कैविटी। लेकिन गर्मी में, समर में ये मसल रिलैक्स हो जाती हैं और टेस्टिस को बॉडी को दूर लेकर देती हैं, ताकि अब उन्हें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो बाहर का टेम्परेचर ही बढ़ा हुआ है, और स्वेटिंग करके ये अपने टेम्परेचर को हमेशा बॉडी कैविटी गर्मी में कम रखती, जिसकी वजह से नॉर्मल स्पर्म मैच्योरेशन होता रहता है।
तो क्रीमेस्टर मसल्स एंड डार्टोस मसल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम, टू कीप क्लोज द टेस्टिस टू द बॉडी कैविटी एंड टू कीप अवे द टेस्टिस फ्रॉम द बॉडी कैविटी। पास ले जाके दूर ले जाके वो टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करती रहती हैं। और हम बार बार उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खुश होके, मस्त होके, बिना टेंशन पढ़ाई करते रहें, और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। किसी तरह चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखिए जहां एक तरह से आपका मोटिव क्लियर हो और आपका जो आपका एक साजो सामान है वो परफेक्ट हो, तो फिर टेंशन जरूरत नहीं होती। जब आप पुरानी गाड़ी सफर करते हो तो चिंता रहती है, बेकार गाड़ी सफर करते हो चिंता रहती है कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो स्पीड बढ़ाई तो कब नहीं, थोड़ा कम कर यार, इस गाड़ी आवाज आ रही है, हो रहा है। और नई गाड़ी में बैठ के कहते दौड़ाले से कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो ये नई गाड़ी है आपकी, हमारी दोनों गाड़ी नई है, खूब दौड़ा सकते हैं। पुरानी गाड़ी नहीं है, पुरानी बेकार गाड़ी नहीं है, तो टेंशन किस बात की। चिंता मुक्त रहें, कोरोना मुक्त रहें और मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहें। आज हम यहीं तक रखेंगे और कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें क्या क्या है, उसमें स्पर्म फिर कैसे बनते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ये कल की कहानी है। तो आज यहीं तक रुक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर द डे, सी यू टुमारो।